नमस्कार बच्चों, आज हम पाठ 7 पढ़ेंगे। पाठ 7 है नियंत्रण एवं समन्वय। हमने पाठ 6 पढ़ा था जिसमें हमने पढ़ा था जैव प्रक्रम, यानी कि जीवों में बहुत सारी क्रियाएं अपने आप होती रहती हैं। तो जो क्रियाएं अपने आप होती हैं शरीर में, तो उनका कुछ नियंत्रण भी होता है जिससे वे क्रियाएं सही तरीके से चलती रहती हैं। इसके अलावा समन्वय का मतलब होता है तालमेल। विभिन्न अंगों के, शरीर के विभिन्न अंगों के बीच में जो तालमेल बना हुआ रहता है, तो वो किस तरह से होता है वो हम इस पाठ में पढ़ेंगे कि शरीर में विभिन्न क्रियाओं का नियंत्रण किस तरह से होता है और समन्वय कैसे होता है। तो ये जो दो कार्य हैं, इन दोनों कार्य के लिए हमारे शरीर में दो चीज़ें पाई जाती है, एक तो तंत्रिका तंत्र और एक हार्मोन्स। तो हम तंत्रिका तंत्र और हार्मोन के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ते हैं हम तंत्रिका तंत्र क्या होता है। तंत्रिका तंत्र जो होता है वो तंत्रिका कोशिकाओं का जाल होता है। तंत्रिका कोशिकाओं का जाल हमारे पूरे शरीर में फैला रहता है। तंत्रिका तंत्र के दो भाग होते हैं। पहला होता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, जो कि शरीर के केंद्र में स्थित होता है, इसलिए इसको बोलते हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। जैसे शरीर के केंद्र में क्या स्थित होता है, मस्तिष्क। दूसरा भाग है परिधीय तंत्रिका तंत्र। परिधीय का मतलब है जो साइड वाले हिस्से में पाया जाता है। तो साइड वाले हिस्से में, वैसे बीच में मेरुरज्जु पाई जाती है, इसमें मेरुरज्जु आता है, लेकिन मेरुरज्जु से शरीर के साइड वाले हिस्से से जो तंत्रिका कोशिकाएं जुड़ी रहती है, इसलिए हम इसको बोलते हैं परिधीय तंत्रिका तंत्र। अब मस्तिष्क की बात करें तो मस्तिष्क के भी 3 भाग होते हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। अगर हम तंत्रिका कोशिकाओं की बात करें तो मैंने अभी बताया कि तंत्रिका तंत्र क्या है। तंत्रिका तंत्र जो है ये तंत्रिका कोशिकाओं का जाल हमारे शरीर में बिछा रहता है, इसी को हम बोलते हैं तंत्रिका तंत्र। हमने कहा कि 2 हिस्से होते हैं, एक केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, तो ये केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है, और ये रीढ़ की हड्डी में जो मेरुरज्जु है जो कि पार्श्व तंत्रिका कोशिकाओं से जुड़ी हुई है, इसको हम बोलते हैं परिधीय तंत्रिका तंत्र। अब हम पढ़ते हैं तंत्रिका कोशिका के बारे में, क्योंकि तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक इकाई तंत्रिका कोशिका है, इसलिए तंत्रिका कोशिका का क्या कार्य है। तंत्रिका कोशिका इस प्रकार की होती है जिसमें ये जो बालनुमा सिरे होते हैं इनको बोलते हैं द्रुमिका। ये सूचना को ग्रहण करने का कार्य करती है और ज्ञानेंद्रियों में इसको ग्राही भी कहते हैं। इसके बाद ये जो बीच का हिस्सा है इसको कोशिकाकाय कहते हैं, और कोशिकाकाय के बीच में केंद्रक होता है, ये तंत्रिकाक्ष कहलाता है ये वाला हिस्सा, और ये इसके अंतिम सिरे हैं, यहाँ से ये दूसरी कोशिका से जुड़ती है। अब हम पढ़ते हैं कि कार्य कैसे करती है। कार्य करने के लिए जैसे ज्ञानेंद्रियाँ हैं, हमारे शरीर में 5 ज्ञानेंद्रियाँ होती है, आँख, नाक, कान, त्वचा और जीभ। तो ज्ञानेंद्रियाँ जो है, सबसे पहले वहाँ पर ये जो ग्राही होते हैं, ग्राही क्या होते हैं, ये जो विशिष्टीकृत सिरे होते हैं जिनसे सूचना तंत्रिका कोशिका में प्रवेश करती है, इन सिरों को हम बोलते हैं ग्राही। तो ये विशिष्टीकृत सिरे होते हैं और यहाँ पर जो सूचना है वो प्रवेश करती है तंत्रिका कोशिका में। तंत्रिका कोशिका में सूचना प्रवेश करेगी तो रासायनिक क्रिया द्वारा इसे किस में बदल दिया जाएगा, विद्युत आवेग में। विद्युत आवेग के रूप में ये कोशिकाकाय में प्रवेश करेगी, कोशिकाकाय से तंत्रिकाक्ष में आएगी, यानी कि इस तरह से यहाँ से ये सूचना इसमें आएगी, यहाँ पर विद्युत आवेग में बदल दिया जाएगा इसको, फिर ये कोशिकाकाय से होते हुए तंत्रिकाक्ष में सूचना आएगी। जब ये इसके अंतिम सिरे पे पहुँचेगी तो यहाँ पर एक रसायन के रूप में बदल जाएगी, और रसायन जो है इन अंतिम सिरों के द्वारा सिनेप्स में आएगा। सिनेप्स 2 तंत्रिका कोशिकाओं के बीच का खाली हिस्सा होता है, तो फिर सिनेप्स से होता हुआ ये दूसरी तंत्रिका कोशिका में चला जाएगा। तो हम इसे रेखाचित्र द्वारा इस तरह से लिख सकते हैं कि तंत्रिकाक्ष में ये रसायन के रूप में होती है और फिर अंतिम सिरे से होती हुई सिनेप्स को पार करके दूसरी यानी अगली तंत्रिका कोशिका में प्रवेश कर जाती है, क्या, सूचना। तो इस प्रकार हमको ये तंत्रिका कोशिका का कार्य हमने पढ़ लिया है। यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जो तंत्रिका कोशिका है उसमें सूचना का प्रसारण किस रूप में होता है, विद्युत आवेग के रूप में। और एक तंत्रिका कोशिका दूसरी तंत्रिका कोशिका से किस तरह जुड़ी होती है, सिनेप्स के द्वारा। इसके बाद हम पढ़ते हैं, यहाँ पर हमको कई बार ग्राही की परिभाषा पूछी जाती है, तो ग्राही की परिभाषा हम लिखेंगे कि ज्ञानेंद्रिय में स्थित तंत्रिका कोशिका के विशिष्टीकृत सिरे जो सूचना ग्रहण कर आगे भेजते हैं, इनको हम कहते हैं ग्राही।
अब हम पढ़ते हैं प्रतिवर्ती क्रिया क्या होती है। प्रतिवर्ती क्रिया जो है किसी उद्दीपक के प्रति बिना विचारे शीघ्र की जाने वाली अनुक्रिया या प्रतिक्रिया को प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। यानी कि कभी कभी देखा होगा आपने कि अचानक से कोई क्रिया हो जाती है, तो वो जो अचानक से प्रतिक्रिया हो जाती है, यानी कि हम सोच विचार नहीं करते हैं उसमें और हमारा शरीर उसकी प्रतिक्रिया दे देता है, तो उसे हम प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। प्रतिवर्ती क्रिया के लिए हम इस चित्र को देखते हैं। यहाँ पर एक गरम बर्तन है। इस गरम बर्तन को जब हमें पता नहीं है कि ये बर्तन गरम है या ठंडा है, हमने इसको हाथ लगाया। जब हमने इसको हाथ लगाया तो हमारी हाथ की त्वचा में क्या होगी, ग्राही होंगे। ये ग्राही इस सूचना को ग्रहण करके संवेदी तंत्रिका कोशिका द्वारा कहाँ पहुँचाएंगे, मेरु रज्जु में पहुँचाएंगे। और मेरु रज्जु से ये संवेदी जो भी निर्देश प्राप्त होगा उस निर्देश को लेकर प्रेरक तंत्रिका कोशिका द्वारा ये कहाँ पहुँचाएंगे, पेशियों तक पहुँचाएंगे और पेशियों को कार्य करने का आदेश देंगे। और जो भी कार्य करने का आदेश देंगे उसके तहत ये हाथ को गर्म बर्तन से हटा लिया जाएगा। ये बहुत त्वरित क्रिया होती है, बहुत जल्दी से होती है। तो ये जो रेखा चित्र बना इसको हम बोलते हैं प्रतिवर्ती चाप। इसको हम इसके माध्यम से भी समझ सकते हैं कि सबसे पहले सूचना कहाँ आई, ग्राही में, ग्राही से संवेदी कोशिका में, संवेदी कोशिका से मेरु रज्जु में, और मेरु रज्जु ने जो भी दिशा निर्देश दिए उसके अनुसार प्रेरक तंत्रिका में, प्रेरक तंत्रिका कोशिका से पेशियों में, और पेशियों में जब क्रिया होगी तो क्या होगी, प्रतिक्रिया होगी। इस प्रकार प्रतिवर्ती क्रिया का एक चाप बनता है जिसको हम बोलते हैं प्रतिवर्ती चाप। यहाँ जो ध्यान रखने वाली बात है वो ये है कि यहाँ पर मेरु रज्जु ही आदेश देने का काम कर रहा है, मस्तिष्क का यहाँ पर कोई रोल नहीं है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि प्रतिवर्ती क्रिया में मस्तिष्क का कोई रोल नहीं होता है। अब प्रतिवर्ती चाप को कैसे लिखेंगे, आगम संकेतों को पहचानकर मेरु रज्जु द्वारा तदनुसार निगम क्रिया के संबंध को प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। यानी कि आगम और निर्गम के संबंध को हम सीधे सीधे कहें तो प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। इस कार्य में मस्तिष्क के आदेश का कार्य नहीं हुआ, यद्यपि सूचना मस्तिष्क तक जाती तो है, लेकिन मेरु रज्जु ही पेशी कोशिका को नियंत्रित कर समय की बचत करता है। यानी कि मस्तिष्क तक नहीं जाता, इसलिए इसमें समय की बचत हो जाती है। अब प्रतिवर्ती चाप की दक्षता क्या है, दक्षता का मतलब है क्या फ़ायदा है। फ़ायदा ये है कि कुछ जंतुओं में मस्तिष्क के सोचने का क्रम तेज नहीं है या फिर वो समय लेता है। यानी मस्तिष्क को या तो बहुत ज़्यादा समय लगता है या फिर मस्तिष्क काम ही नहीं करता है अच्छे से। तो ऐसी जगह पर जहाँ मस्तिष्क काम नहीं करता है वहाँ पर प्रतिवर्ती चाप बहुत अच्छा काम कर लेता है। उसका फ़ायदा ये है। दूसरा फ़ायदा ये है कि कुछ जंतुओं में न्यूरॉन जाल जो है वो या तो बहुत जटिल है या फिर अल्प है या फिर अनुपस्थित है। यानी कई जंतुओं में न्यूरॉन जाल फैला हुआ अच्छे से नहीं है, कुछ अंगों में है, कुछ में नहीं है। तो ऐसी स्थिति में प्रतिवर्ती चाप काम कर लेता है। तो इस प्रकार प्रतिवर्ती क्रिया हमारा पूरा होता है टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मानव मस्तिष्क। मानव मस्तिष्क के बारे में पढ़ते हैं तो हमको ये चित्र देखना होता है। आपने देखा होगा मानव मस्तिष्क जो है वो एक कपाल के अंदर सुरक्षित रहता है। तो ये कपाल है और कपाल और मस्तिष्क के बीच में एक तरल भरा हुआ रहता है जिसको हम बोलते हैं एक कपाल के नीचे एक तरल पदार्थ होता है जिससे कि जो मस्तिष्क है वो अंदर सुरक्षित रहता है। मस्तिष्क जो है वो बहुत ही कोमल संरचना है, एक स्पंजी नुमा संरचना होती है। मस्तिष्क बहुत कोमल होती है, इसलिए इसकी सुरक्षा के लिए कपाल होता है और कपाल से नीचे तरल होता है गुब्बारे नुमा संरचना में। मस्तिष्क 3 भागों में विभाजित होता है। तो ये जो यहाँ से यहाँ तक का भाग होता है ये अग्र मस्तिष्क कहलाता है, यहाँ से यहाँ तक का। और मध्य मस्तिष्क यानी कि जो बीच वाला हिस्सा है, मस्तिष्क के बिल्कुल बीच में जो हिस्सा है वो मध्य मस्तिष्क कहलाता है। और जो पीछे वाला हिस्सा है यहाँ का, ये मस्तिष्क जो है पश्च मस्तिष्क कहलाता है। और ये जो मस्तिष्क के अंदर ये जुड़ा हुआ रहता है मेरु रज्जु से, मेरु रज्जु रीढ़ की हड्डी में सुरक्षित रहती है। तो इस प्रकार ये मस्तिष्क की संरचना है। यहाँ पर हमें मोटा मोटा पूछा जाता है मस्तिष्क के कार्य। तो हम मस्तिष्क के कार्य याद करेंगे कि अग्र मस्तिष्क क्या होता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि सबसे ज़्यादा कार्य अग्र मस्तिष्क ही करता है। सबसे ज़्यादा हिस्सा भी यही है मस्तिष्क का और कार्य भी बहुत ज़्यादा करता है। जैसे कि ज्ञानेंद्रियों से संबंधित जितना भी कार्य है हमारा, जैसा देखना, सुनना, सूंघना, बोलना, ये सब
अग्र मस्तिष्क का काम है। इसके अलावा हम पढ़ाई लिखाई जो करते हैं, याद करते हैं, सोचते हैं, कोई निर्णय लेते हैं, या फिर हमारी जो पुराने अनुभव हैं उनको जोड़कर हम कोई नया निर्णय लेते हैं। इन सब को इसके अलावा जो हमारी भावनाएं हैं, भूख, गुस्सा, डर, ये सब चीज़ें भी अग्र मस्तिष्क से नियंत्रित होती है। मध्य मस्तिष्क क्या कार्य करता है? मध्य मस्तिष्क का कार्य मुख्यतः दो है। एक तो बचाव की प्रतिक्रिया करना, यानी कि अगर हम पर कोई आक्रमण करता है तो हम किस तरह से बचाव करते हैं, उसकी प्रतिक्रिया मध्य मस्तिष्क तय करता है। इसके अलावा सुनने की दिशा तय करना, यानी कि कई बार हम ये देखते हैं कि आवाज़ कहाँ से आ रही है, कौन सी दिशा से आ रही है, तो वो जो दिशा तय करने का काम है ये भी कौन करता है? मध्य मस्तिष्क। इसके अलावा पश्चिम मस्तिष्क का क्या कार्य है? पश्चिम मस्तिष्क का कार्य शरीर का संतुलन बनाए रखना। शरीर का संतुलन से मतलब है कि हम सीधे खड़े हो पाते हैं। आपने देखा होगा कई बार हमें चक्कर आ रहे होते हैं, या कई बार हम जब बहुत ज़्यादा घूम लेते हैं, डांस कर लेते हैं, तो भी हमारा सिर ऐसा लगने लगता है जैसे घूम गया हो। तो उस वक्त जो संतुलन बनाने का कार्य होता है वो कौन करता है? पश्चिम मस्तिष्क। इसके अलावा जितनी भी अनिच्छिक क्रियाएँ हैं, जैसे सोना, श्वसन क्रिया, रक्तदाब, लार बनना, ये सब कार्य भी कौन करता है? पश्चिम मस्तिष्क। तो इस प्रकार मस्तिष्क हमारा पूरा हो जाता है। अब हम पढ़ते हैं जंतुओं में हार्मोन। हमने पढ़ा था कि दो चीज़ें होती है जो हमारे शरीर को नियंत्रित करती है, एक तो तंत्रिका तंत्र और एक हार्मोन। तो हमने तंत्रिका तंत्र टॉपिक पूरा कर लिया। अब हम पढ़ेंगे हार्मोन के बारे में। जंतुओं में हार्मोन जो होते हैं वो दो तरह की ग्रंथियों से स्रावित होते हैं, एक बहिस्रावी ग्रंथि और एक अंतःस्रावी ग्रंथि। जैसा नाम से ही लग रहा है बहिस्रावी ग्रंथि। बहिस्रावी का मतलब जिसमें जो हार्मोन स्रवण है वो सीधा शरीर के बाहर हो जाता है, जैसे कि आंसू और लार। और अंतःस्रावी ग्रंथियाँ वो जैसे जिसका स्रवण रक्त में होता है और रक्त से वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे पहुँचते हैं। अब कौन कौन सी ग्रंथियाँ और कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं? तो सबसे पहला हार्मोन है पीयूष ग्रंथि। सबसे पहली ग्रंथि है हमारे पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? मस्तिष्क में होती है, और इससे हार्मोन निकलता है वृद्धि हार्मोन, जो कि लंबाई बढ़ाता है। आपने देखा होगा कि कभी किसी बच्चे की लंबाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, कोई बौना रह जाता है, तो उसका कारण क्या है? उसका कारण ये वृद्धि हार्मोन है। तो ये शरीर की लंबाई बढ़ाता है या फिर लंबाई को कम कर देता है, यानी कि लंबाई बढ़ना इसी पर निर्भर करता है। और क्योंकि ये बहुत सारे कार्य करता है, बहुत सारे हार्मोन स्रावण होते हैं, इसलिए इसको मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। अगला देखते हैं थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि जो होती है वो श्वास नली और आहार स्वर्ण नलिका के बीच में स्थित होती है, और ये इससे थायरॉक्सिन हार्मोन बनता है, और ये हार्मोन जो है वो कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन के उपापचय को नियंत्रित करता है। अगर आयोडीन की कमी हो जाती है तो इस ग्रंथि का आकार जो है वो बढ़ जाता है, जैसे घेंगा, गोइटर रोग, गला सूज जाता है इसमें। तो ऐसा रोग इसमें हो जाता है किसकी कमी से? थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से, जो कि आयोडीन की कमी से होता है। नेक्स्ट ग्रंथि पढ़ते हैं अग्नाशय ग्रंथि। अग्नाशय ग्रंथि का नाम आपने सुना होगा पाचन में भी। ये अमाशय के नीचे स्थित होती है और इससे इंसुलिन हार्मोन निकलता है। ये क्या करती है? ये रक्त में ग्लूकोज या शर्करा को नियंत्रित करती है। इंसुलिन की कमी से, ग्लूकोज बढ़ने से डायबिटीज़ रोग हो जाता है। मधुमेह आपने सुना होगा, कई लोग मीठा नहीं खाते हैं, तो वो इसी वजह से नहीं खाते हैं क्योंकि उनको मधुमेह की बीमारी होती है। अब हम पढ़ते हैं अगली ग्रंथि है एड्रिनल ग्रंथि। एड्रिनल ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? किडनी पर, और इससे एड्रिनलिन हार्मोन स्रावित होता है। और ये क्या कार्य करता है? ये तब कार्य करता है जब हमारे शरीर में भावनाएं बहुत ज़्यादा उत्तेजित हो जाती हैं। हमारे शरीर कभी भावनाओं में बहुत ज़्यादा उत्तेजित हो जाता है, जैसे हमें बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है या बहुत ज़्यादा डर लग रहा होता है, तो उस समय हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, हमारी आवाज़ निकलना बंद हो जाती है या आवाज़ भर्रा जाती है। तो उस समय हमारे शरीर की क्रियाओं को नियंत्रित करने का जो कार्य होता है वो एड्रिनल ग्रंथि या एड्रिनलिन हार्मोन करता है। अब अगली ग्रंथि पढ़ते हैं वृषण ग्रंथि। वृषण ग्रंथि पुरुषों में पाई जाती है। टेस्टेरोन नामक हार्मोन इससे स्रावित होता है, और क्योंकि पुरुषों में पाई जाती है तो इसलिए इसके गुण जो हैं, पुरुषों के गुण, वो इसी टेस्टेरोन हार्मोन की वजह से ही उत्पन्न होते हैं, जैसे कि दाढ़ी मूंछ आना, आवाज़ का भारी होना। ये गुण टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वजह से आते हैं, जो कि वृषण ग्रंथि से निकलता है। अगला है अंडाशय ग्रंथि। अंडाशय ग्रंथि से दो हार्मोन निकलते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। ये हार्मोन महिलाओं के गुणों के लिए
उत्तरदायी होता है, जैसे महिलाओं में आवाज़ का पतला होना। तो ये सब चीज़ें जो है ये हार्मोन एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की वजह से आती है, जो महिलाओं के गुणों को विकसित करती है। अब हम पढ़ते हैं कि हार्मोन जो है वो कैसे नियंत्रित होते हैं। यानी कि ऐसा तो नहीं होता कि कभी हार्मोन बहुत ज़्यादा मात्रा में स्रावित हो जाए, या फिर कभी ऐसा नहीं होता कि हार्मोन जब ज़रूरत नहीं हो तब स्रावित हो जाए, वो समय आने पर ही स्रावित होते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है पुनर्भरण क्रियाविधि द्वारा हार्मोन के मात्रा पर और समय पर नियंत्रण रखा जाता है। ये आपको याद रखना है कि कौन सी विधि से? पुनर्भरण क्रियाविधि से। अब हम पढ़ते हैं पादपों के बारे में। हमने मानव के बारे में पढ़ लिया है, अब पादपों में ये समन्वय कैसे होता है। आपने देखा होगा कि पेड़ पौधे जब हम बीज उगाते हैं तो उसका तना हमेशा ऊपर की ओर बढ़ता है और जड़ हमेशा नीचे की ओर बढ़ती है। तो ये क्या चीज़ है जो उसको नियंत्रित करती है? इसके नियंत्रण के लिए पादपों में क्या पाए जाते हैं? हार्मोन। अब हम पादपों में पढ़ेंगे। तो पादप में जो गति होती है वो दो तरह की होती है, एक वृद्धि से मुक्त गति और एक वृद्धि के कारण गति। वृद्धि से मुक्त गति वो होती है जैसे छुई मुई के छूने पर उसकी पत्तियां मुड़ जाती है, तो वो उसमें वृद्धि नहीं होती है, वो छूने से मुड़ती है, इसलिए इसको बोलते हैं वृद्धि से मुक्त गति। और जो दूसरी गति होती है वृद्धि के कारण होती है। तो ये 4 प्रकार की होती है: प्रकाशानुवर्तन, गुरुत्वानुवर्तन, रसायनुवर्तन और जलानुवर्तन। अब प्रकाशानुवर्तन में उद्दीपक क्या होता है? प्रकाश, यानी कि ये गति प्रकाश से प्रभावित होती है। दूसरी गुरुत्व से प्रभावित होती है। रसायनुवर्तन रसायन से प्रभावित होती है और जलानुवर्तन जल से प्रभावित गति होती है। अब ये 2 प्रकार की हो सकती है: धनात्मक ऋणात्मक, धनात्मक ऋणात्मक, धनात्मक ऋणात्मक और धनात्मक ऋणात्मक। धनात्मक का मतलब जब प्रकाश की ओर गति हो रही है तो बोलते हैं धनात्मक प्रकाशानुवर्तन, जब ऋणात्मक गति हो रही है तो ऋणात्मक प्रकाशानुवर्तन। इसी प्रकार से धनात्मक गुरुत्वानुवर्तन, ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्तन, धनात्मक रसायनुवर्तन, ऋणात्मक रसायनुवर्तन, धनात्मक जलानुवर्तन और ऋणात्मक जलानुवर्तन। यानी कि जब विपरीत दिशा में होती है तो ऋणात्मक और जब उसी की दिशा में होती है तो धनात्मक। अब हम पढ़ते हैं छुई मुई का मुड़ना क्यों होता है, क्या कारण है छुई मुई मुड़ जाती है पत्ती। छुई मुई को जब हम स्पर्श करते हैं तो स्पर्श स्थान की जो कोशिकाएं होती है वो एक विद्युत रसायन द्वारा सूचना का संचरण अन्य कोशिकाओं तक कर देती है, और ये जो गति वाली कोशिकाओं में जल की मात्रा में परिवर्तन के कारण ये फैलती हैं या सिकुड़ती है, जिससे उनका आकार बदल जाता है। तो मोटा मोटा कारण कहें तो ये होगा कि जल की मात्रा में परिवर्तन के कारण पत्तियाँ फैलती है या सिकुड़ती है, जिसको हम कहते हैं मुरझाना। अब हम पढ़ते हैं पादप हार्मोन। मुख्यतः 4 तरह के पादप हार्मोन स्रावित होते हैं: ऑक्सिन, जिब्रेलिन, एब्सिसिक और साइटोकाइनिन। ऑक्सिन का क्या कार्य होता है? ऑक्सिन जो होता है वो पादप का जो ऊपर का हिस्सा होता है, आपने देखा होगा कि जो पादप है जहाँ से वृद्धि करता है वो उसका सबसे ऊपर का हिस्सा जो होता है, ऊपर के अग्रभाग में ये वाला हार्मोन पाया जाता है जो पौधे की लंबाई को बढ़ाता है। दूसरा हार्मोन की जब लंबाई बढ़ गई तो लंबाई नहीं बढ़ेगी, उसकी मोटाई भी बढ़ेगी, तो दूसरा हार्मोन होता है जिब्रेलिन। ये तने की मोटाई को बढ़ाता है, यानी कि पहले ये बढ़ेगी फिर ये बढ़ेगी, तो इसके लिए ये हार्मोन और इसके लिए ये हार्मोन। अगला है एब्सिसिक, यानी कि जब पत्तियां मुरझा जाती है तो उनको गिरा दिया जाता है, तो ये जो गिराने का काम होता है ये एब्सिसिक अम्ल हार्मोन करता है। इसके अलावा चौथा हार्मोन होता है साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन लगातार कोशिका विभाजन करता है जिससे कि पौधा ताज़ा रहता है, हरा भरा रहता है। इस प्रकार ये 4 प्रकार के हार्मोन के बारे में हम पढ़ते हैं। ऑक्सिन हार्मोन का मैं पहले बता चुकी हूँ। ऑक्सिन हार्मोन जो है वो पादप के प्ररोह के अग्रभाग में पाया जाता है और ये पादप की लंबाई में वृद्धि करता है। 2 प्रकार का होता है, धनात्मक और ऋणात्मक। जब प्ररोह कि प्रकाश की ओर वृद्धि होती है तो इसे धनात्मक बोलते हैं, और जब प्रकाश के विपरीत वृद्धि होती है तो ऋणात्मक बोलते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब ऑक्सिन हार्मोन छाया वाले भाग में एकत्रित हो जाता है तो प्ररोह की प्रकाश की ओर वृद्धि होती है, तो जिसे हम कहते हैं धनात्मक प्रकाशानुवर्तन। तो इस प्रकार ये पाठ हमारा पूरा होता है।